What's up guys? Again welcome to my YouTube channel Sumo Explain. Dear, आज का जो स्टोरी है वो वन नाइट स्टैंड के बाद सीक्रेट चाइल्ड का है। और अगर आप स्टोरी पूरा देखते हैं तो आपके अच्छे स्टोरी की लिस्ट में ये स्टोरी भी इंक्लूड हो जाएगा। सो एक बार स्टोरी पूरा देखना और ऐसे ही और स्टोरी के लिए सुमो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का स्टोरी स्टार्ट होता है एक ड्रीम से। उसने फिर उसी रात का सपना देखा। यादें इतनी साफ थीं जैसे सब कुछ कल ही हुआ हो। उस आदमी का सपना उसने अनगिनत बार देखा था। उसके गर्म हाथों का एहसास, उसकी खूबसूरत आंखें जिनमें ऐसे राज छुपे थे जिन्हें वो कभी समझ नहीं पाई। सपना सुबह की रोशनी में धीरे धीरे फीका पड़ गया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी उस पल की गूंज से तेज थीं। मम्मी, आप लेट हो जाओगी। उसकी बेटे की जल्दी भरी आवाज आई। उसके छोटे छोटे हाथ कंबल खींच रहे थे। उसकी आवाज में उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी झलक रही थी। वो उठकर बैठी, आंखें मलते हुए बेटे को देखा। क्लाइंट मीटिंग याद आते ही वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। नाश्ते के दौरान उसका बेटा उसे गौर से देख रहा था। कसकर बंधा जूड़ा, काले फ्रेम का चश्मा और ढीले कपड़े। वो किसी पुराने जमाने की औरत जैसी लग रही थी। बेकार, उसने धीरे से कहा, जैसे एक शब्द में उसकी पूरी शक्ल का फैसला सुना दिया हो। वो मुस्कुराई। हाँ, अपने बेटे की नज़र में मम्मी बेकार ही है। पर आप चश्मा क्यों पहनती हो? आपको तो नज़र की कोई समस्या भी नहीं है, और ऐसे कपड़े पहनोगी तो बॉयफ्रेंड कैसे मिलेगा? उसने शिकायत की। वो हंस पड़ी। अगर मुझे कोई नहीं मिला तो तुम मेरा ख्याल रखोगे, है ना? ये सुनकर उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वो अभी बहुत छोटा था इतनी जिम्मेदारी के लिए। फिर भी उसने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन कल मुझे छुट्टी दिलवा देना। कोई बहाना बना देना, जैसे दादाजी गुजर गए। पिछली बार भी तो यही बहाना इस्तेमाल किया था, उसने भौएं उठाते हुए कहा। तो बोल देना पापा की तरफ वाले दादाजी। उसने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। छुट्टी क्यों चाहिए? उसने पूछा। कुछ नहीं, वो इवेंट बहुत बोरिंग है, उसने सहजता से कहा। वो जानती थी असली वजह। वो नहीं चाहता था कि कोई नोटिस करे कि उसके पास पिता नहीं है। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही वो इतना समझदार था, बिल्कुल उस आदमी जैसा। बाद में वो डायनेस्टी होटल पहुंची जहां वो काम करती थी। वहां असामान्य भीड़ थी। मॉडल नाना के आने की खबर से पूरा माहौल हलचल से भरा हुआ था। डायरेक्टर गान, क्या करे, हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, किसी ने पुकारा। पार्किंग का इमरजेंसी एग्जिट खोलो और उन्हें वहीं से अंदर लाओ, उसने तुरंत आदेश दिया। कुछ ही देर में किसी ने बताया कि गाड़ियां आ गई हैं, तय समय से लगभग 1 घंटा पहले। बॉडीगार्ड से घिरी कार रुकी। उसने झुककर कहा, वेलकम टू आवर होटल मिस नाना। लेकिन दरवाजा खुलते ही एक लंबा हैंडसम आदमी बाहर निकला, बिजनेस सूट में बेहद सलीके से तैयार। उसे देखते ही वो सन्न रह गई। 6 साल बाद भी वो चेहरा कैसे भूल सकती थी? वही आदमी, उसके बच्चे का पिता। वो उसके सामने खड़ा हुआ और पूछा, और आप? उसने खुद को संभालते हुए मन ही मन दुआ की, कृपया मुझे पहचानना मत। आदमी ने एक पल उसे देखा, फिर पूछा, क्या आप मैनेजर लू हैं? उसे राहत मिली। वो मुस्कुराई। वेलकम टू होटल डायनेस्टी, मैं गुआन हूँ, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर। इस तरफ आइए। वो उसके पास से गुजरा और उसकी परिचित खुशबू ने उसके दिल को फिर बेचैन कर दिया। कुछ देर बाद असली मैनेजर लू आ गई और लगातार होटल की सुविधाओं के बारे में बोलती रही, लेकिन वो आदमी उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। जैसे ही गुआन जाने लगी, उस आदमी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे वही चाहिए, वही मेरी सेवा करेगी। वो चौंक गए। बाकी लोग भी हैरान थे, मगर आखिरकार उसे ही उसकी जिम्मेदारी दे दी गई। मिस्टर हंग फू के हर काम की देखभाल अब उसे करनी थी। लिफ्ट में दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। वो सोच रही थी, 6 साल बाद भी वो वैसा ही हैंडसम है, लेकिन उसने मुझे पहचाना नहीं। शायद कैसे पहचानता? वो तो बस एक वन नाइट स्टैंड था। कमरे के बाहर उसने औपचारिक अंदाज में कहा, मिस्टर हंग फू, अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो? वो बीच में ही बोला, चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम हर समय मेरे लिए उपलब्ध रहो। वो मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। जैसे ही वो लिफ्ट में लौटी, उसने राहत की सांस ली। शुक्र है उसने मुझे सच में नहीं पहचाना। उसने उसकी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। आखिर वोंग फूजू राजकुमार था, बहुत बड़ा नाम। फोन बजा तो उसे याद आया कि स्कूल खत्म होने का समय हो गया है। वो जल्दी से बेटे को लेने पहुंची। बाहर टीचर और उसका बेटा खड़े थे। टीचर ने गंभीर आवाज में कहा, सुना है उसके दादाजी गुजर गए, मुझे दुख है। युआन ने तुरंत बात समझी और मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन धन्यवाद। बाद में जब वे कार में बैठे थे, युआन ने पूछा, तो अगली बार क्या तुम ये बोलोगे कि तुम्हारे पापा मर गए? टैंग ने गंभीर चेहरे से जवाब दिया, लेकिन वो तो पहले से ही मर चुके हैं ना। युआन को याद आया कि बेकार के सवालों से बचने के लिए उसने ही उससे झूठ बोला था कि उसके पिता मर चुके हैं। मॉम, आज स्कूल में एक मॉडल कंपनी आई थी, टैंग उत्साह से बोला। उन्होंने कहा मैं उनका चाइल्ड मॉडल बन सकता हूँ। युआन हंसते हुए बोली, तो अब मेरा हैंडसम बेटा भी मेरा बोझ बांटने वाला है? टैंग हाँ में रिप्लाई करता है। हाँ, मैंने उन्हें हाँ भी बोल दिया, उसने गर्व से कहा। वो मुस्कुराई, मैं तो मजाक कर रही थी,
तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कैमरे के सामने आना भी पसंद नहीं है, याद है? टैंग बोला, लेकिन अगर मैं चुन लिया गया तो वो बहुत पैसे देंगे, फिर हम अपना घर खरीद सकते हैं, बार बार घर बदलना नहीं पड़ेगा। उसकी मासूम बात सुनकर युआन का दिल भर आया। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी, उसने उसे भरोसा दिलाया। लेकिन मैं कल ऑडिशन में ज़रूर जाऊंगा, टैंग मुस्कुराया। युआन ने बात बदलते हुए पूछा, बताओ क्या खाना है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। आपके होटल का स्टेक, टैंग ने तुरंत कहा। युआन मन ही मन घबरा गई, वो आदमी अभी वहीं है, उसने सोचा, और बोली, पास के इटालियन रेस्टोरेंट चलते हैं? टैंग ने मासूम आंखों से पूछा, आप मुझे अपने होटल क्यों नहीं ले जाना चाहती? वो आखिर मान गई, चलो होटल ही चलते हैं, इतना बड़ा होटल है, शायद उससे मुलाकात ना हो। होटल पहुंचकर टैंग हाथ धोने गया, तभी एक नशे में आदमी लड़खड़ाते हुए अंदर आया। टैंग उससे बचने के लिए साइड हुआ, लेकिन खुद ही फिसल गया। गिरने से पहले ही किसी ने उसे पकड़ लिया और उस शराबी को दूर धकेल दिया। तुम ठीक हो? उस आदमी ने पूछा। हाँ, धन्यवाद अंकल, टैंग ने ऊपर देखते हुए कहा। उस आदमी की नज़र उसके खूबसूरत आंखों पर टिक गई। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय अंकल, टैंग हाथ हिलाते हुए चला गया। आदमी उसे जाते हुए देखता रहा। बच्चा स्मार्ट और हैंडसम है, मॉडल बनने के लिए परफेक्ट। इसकी आंखें मेरी जैसी क्यों लग रही हैं? वो पलटकर देखने लगा, मगर टैंग जा चुका था। तभी किसी ने आवाज़ दी, मिस्टर हुंगफू, मेहमान आ गए हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, वैंगफू ने जवाब दिया। दूसरी तरफ युआन और टैंग रेस्टोरेंट में बैठे थे। उनके साथ होटल का हेड शेफ और युआन का अच्छा दोस्त चियो भी था। चियो ने युआन को नई डिश चखने के लिए दी। युआन मुस्कुराई, मैं चखूंगी, लेकिन पैसे दूंगी। अगर तुम बार बार मुफ्त में खिलाओगे तो हम अगली बार नहीं आएंगे। चियो हंसते हुए वापस किचन चला गया। टैंग अचानक बोला, मॉम, अगर आप अंकल चियो को डेट करना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। युआन चौंक गई, क्या मतलब? टैंग बोला, हाइट, लुक्स, पर्सनैलिटी सब परफेक्ट है, और वो खाना भी बनाते हैं, फिर हमें बाहर का खाना नहीं मंगवाना पड़ेगा। युआन हंसी, तुम मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हो या अपने लिए कुक? फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, क्या तुम चाहते हो कि अंकल चियो तुम्हारे पापा बन जाए? टैंग ने कुछ पल सोचा, फिर उंगलियों से क्रॉस बनाकर बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसी बातें मत किया करो, युआन हंसते हुए बोली, और काम खत्म होने के बाद हम स्विमिंग करेंगे, ठीक है? स्विमिंग पूल पर युआन ने टैंग को तैरने दिया और खुद जिम चली गई, उसे एक जान पहचान वाले आदमी के पास छोड़कर। टैंग ने गॉगल्स पहने और पानी में कूद गया। करीब 20 मिनट बाद जब युआन वर्कआउट कर रही थी, किसी ने आवाज़ लगाई, डायरेक्टर युआन, जल्दी आइए, मैनेजर लू और टैंग का झगड़ा हो गया है। पूल के पास मैनेजर लू चिल्ला रही थी, यहाँ सिर्फ तुम थे तो तुमने ही लिया होगा। टैंग बाहें बांधकर बोला, आपने मुझे इस बात के लिए परेशान किया? गुस्से में मैनेजर लू ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन युआन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? युआन ने ठंडी आवाज में पूछा। तुम्हारा बेटा चोर है, मैं सिर्फ अपना सामान वापस मांग रही हूँ, मैनेजर लू बोली। मेरा बेटा चोरी नहीं करता, किसी को चोर कहने से पहले सबूत चाहिए, है तुम्हारे पास? मैनेजर लू बोली, यहाँ सिर्फ मैं और वो थे, मेरा फ़ोन बैग से गायब है, और कौन ले सकता है? युआन ने स्टाफ से कैमरा फुटेज चेक करने को कहा, लेकिन पता चला उस समय कैमरे बंद थे। मैनेजर लू ने ताने से कहा, ठीक है, फ़ोन वापस दे दो, मैं बात खत्म मान लूंगी। युआन गुस्से में बोली, क्या तुम बहरा हो? मेरा बेटा कह चुका है उसने नहीं लिया। तो पुलिस बुलाते हैं, मैनेजर लू चिल्लाई। तभी एक स्टाफ मेंबर फ़ोन लेकर आई। मैनेजर लू, मैं आपको ढूंढ रही थी, ये आपका फ़ोन नहीं है? मैनेजर लू हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता? वॉलपेपर से पहचान लिया, स्टाफ ने कहा। टैंग धीरे से बुदबुदाया, कितनी बेवकूफ़। मैनेजर लू भड़क गई, तुम्हारी माँ ने तुम्हें तहजीब नहीं सिखाई? ये सुनकर युआन ने उसे जोर से धक्का दिया और छपाक की आवाज़ के साथ मैनेजर लू पूल में गिर गई। तो टैंग, ये तुम्हारा सबक है, युआन ने कहा। हम किसी पर पहले हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमें उकसाए तो जवाब देना भी गलत नहीं है, टैंग ने पूछा। लेकिन मॉम, अगर वो आपसे नाराज होकर वापस आई तो? युआन मुस्कुराई, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ मजबूत है। अगली सुबह युआन ऑफिस के बाहर खड़ी थी, तभी उसे अंदर से मैनेजर लू के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में जाकर उसने देखा कि लू मैनेजर से शिकायत कर रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे हाथ के निशान देखिए, उसने मुझे पूल में धक्का दिया और मुझे बुली किया, लू ने आरोप लगाया। मैनेजर ने युआन की तरफ देखा, क्या तुमने ये किया? युआन ने बिना हिचक के कहा, हाँ। तभी उसका फ़ोन बजा, वही मुश्किल क्लाइंट था। कॉल खत्म करने के बाद उसने मैनेजर से कहा, वो मुझे बुला रहे हैं। मैनेजर बोला, जाओ, क्लाइंट हमारी प्राथमिकता है।
जाते जाते युआन ने लू से कहा, अगली बार ऊंची हील्स पहनकर गिरना मत, और चली गई। क्लाइंट के फ्लोर पर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और ठिठक गई। वही नीली आंखें, वही आदमी, हुंगफू। खुद को संभालते हुए उसने कहा, मिस्टर हुंगफू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? उसने अपनी सेक्रेटरी को इशारा किया, जिसने दस्तावेज थमा दिए। हम होटल की रूफटॉप पर कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और मिस्टर हुंगफू अपना स्टे 10 दिन और बढ़ाएंगे, सेक्रेटरी बोली। युआन अंदर ही अंदर चौंक गई। 10 दिन और? वो बोली, रूफटॉप पहले से बुक्ड है। हुंगफू ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, डैमेज का खर्च मैं दूंगा, आप गेस्ट से बात कीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, उसने कहा, मन ही मन सोचते हुए, ये बिल्कुल टैंग की तरह जिद्दी है। लिफ्ट की तरफ जाते हुए उसकी मुलाकात जू से हुई। दोनों साथ लिफ्ट में गए। कौन सा फ्लोर? उसने पूछा। फर्स्ट, उसने हल्के से जवाब दिया। युआन सोच रही थी, ये यहाँ इतना समय क्यों रुक रहा है? जू उसे चुपचाप देख रहा था। ये औरत कुछ छुपा रही है, जैसे कोई छोटी चालाक लोमड़ी। उसने पूछा, तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? करीब 2 साल से, युआन ने झिझकते हुए कहा। पहले कहाँ काम करती थी? युआन को लगा जैसे वो उसकी जांच कर रहा हो। बस कुछ छोटे होटलों में, उसने छोटा सा जवाब दिया। लिफ्ट में भीड़ बढ़ी तो उनके हाथ हल्के से छू गए। युआन घबराकर तुरंत पीछे हट गए। जू ने उसकी प्रतिक्रिया नोट की मगर कुछ नहीं कहा। जैसे ही लिफ्ट रुकी, युआन जल्दी से बाहर निकल गई। वो खुद से परेशान थी। बस हल्का सा टच था, मैं इतना शर्मा क्यों रही हूँ? उधर ऑडिशन रूम में टैंक सूट पहनकर आत्मविश्वास से पोज कर रहा था। जू अंदर आया और उसे देखते ही चौंक गया। यही वो लड़का है जिसके बारे में बता रहा था, किसी ने कहा। हाँ, जू ने जवाब दिया। टैंग ने कहा, मेरे माता पिता साथ नहीं आए, कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं खुद करूंगा, अगर मेरी शर्तें मानेंगे तो साइन करूंगा। सब उसकी समझदारी देखकर हैरान थे। ऑफिस में जू और टैंग आमने सामने बैठे थे। दोनों की पोज और अंदाज जैसे एक जैसे हों। तुम्हें क्या चाहिए? जू ने पूछा। टैंग बोला, 2 साल की एडवांस पेमेंट। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है? टैंग ने मासूम आंखों से कहा, घर खरीदना है, बार बार शिफ्ट होना मुश्किल है और मैं नहीं चाहता कि मॉम परेशान हो। जू सोचने लगा, क्या ये सिंगल पेरेंट फैमिली से है? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मान जाऊंगा? टैंग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। पहला, मैं आपके शूट्स के लिए सबसे सही हूँ। दूसरा, अलग अलग देशों में शूट करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, आप खुद यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात करने आए हैं, मतलब आपको मुझ में दिलचस्पी है। जू उसके तर्क से प्रभावित हो गया। ठीक है, मैं मानता हूँ, उसने कहा। टैंग ने हाथ बढ़ाया। आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। तुम्हारा नाम? गन टैंग। नाम सुनकर जू को किसी की याद आ गई। और आपका? टैंग ने पूछा। मेरा नाम ख्वांग फूज है, उसने मुस्कुराकर कहा। पास खड़े आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों इतने एक जैसे लगते हो जैसे बाप बेटे हो। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी टैंग की घड़ी बीप हुई। युआन का कॉल था। मॉम, क्या आप यहाँ आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं? युआन बोली, मैं एक परेशान करने वाले इंसान के काम में फंसी हूँ, तुम होटल आ जाओ। ये सुनकर जू के मन में खीज उठी। क्या वो मुझे परेशान करने वाला कह रही है? बाद में उसने खुद युआन को कॉल किया। डायरेक्टर गन, क्या तुम्हारा एक बेटा है? अचानक सवाल सुनकर युआन घबरा गई। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मिलकर बात करेंगे, कहकर उसने कॉल काट दी। युआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसे सच पता चल गया? थोड़ी देर बाद टैंग उसके पास आया। युआन ने अपनी चिंता छुपा ली। वो मन ही मन ठान चुकी थी, अगर वो टैंग के लिए भी आया है तो भी मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। कमरे के अंदर जू ने टैंग की फोटोशूट की तस्वीरें दिखाईं। मैं उसे यूरोप 3 दिन के लिए ले जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगी, युआन चीखी। क्यों? उसने शांत स्वर में पूछा। टैंग वहीं रहेगा जहां मैं हूं, उसने दृढ़ता से कहा। जू ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम भी साथ चल सकती हो। युआन और भड़क गई। नहीं, ना मेरा बेटा जाएगा ना मैं। जू ने भौएं सिकोड़कर पूछा, क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से कोई समस्या है? तभी युआन को एहसास हुआ, ये वही कंपनी का बॉस है जिसे टैंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कैसे हो सकता है? वो सोच ही रही थी कि अचानक बाथरूम से जोर की आवाज आई और पानी बाहर बहने लगा। युआन जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी और मेन वाल्व बंद करने लगी। जैसे ही वो वाल्व तक पहुंची, तेज पानी का दबाव उसे पीछे धकेलने लगा और वो लड़खड़ाकर जू से टकरा गई। उसे डर था कि अगर उसका चश्मा गिर गया तो वो उसे पहचान लेगा, इसलिए उसने तुरंत उसे दूर धकेल दिया। लेकिन जू उसकी आंखें देख चुका था। उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। आप क्या कर रहे हैं मिस्टर हुआंग फू? उसने चिल्लाकर कहा। वो उसकी आंखों में गंभीरता से देखता रहा। तुम कौन हो? उसने पूछा। पास झुककर उसने उसका चश्मा उतार दिया। वो नजरें चुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा गई। तुम कौन हो? उसने फिर पूछा और उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? वो खुद को छुड़ाने लगी। मिस्टर हुआंग फू, प्लीज अपने आप पर कंट्रोल रखिए।
अगर नहीं रखा तो मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, उसने कहा। वो सीधे बोला, क्या 6 साल पहले मेरे साथ रात बिताने वाली तुम ही थी? उसे समझ आ गया था कि वो पूरी तरह पक्का नहीं है, इसलिए वो बोली, मिस्टर हुआंगफू, आप क्या कह रहे हैं? आपने गलत इंसान समझ लिया है। फिर इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने उसके हाथ पकड़े रखते हुए पूछा। क्योंकि मुझे किसी नापसंद इंसान के दीवार से दबाने पर डर लगता है, वो गुस्से में बोली। उसकी आंखें गहरी हो गईं, वो मन ही मन सोचने लगा, वो मुझसे नफरत करती है, क्या मैं इतना बुरा हूं? वो उसे ध्यान से देखने लगा। वो मना कर रही थी, मगर उसका स्वभाव और ठंडा रवैया कुछ और ही बता रहा था। उसने उसका चेहरा पकड़कर पास झुकते हुए सच्चाई जानने की कोशिश की। अब और मत भागो, उसने धीरे से कहा। युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उसे पीछे धकेला और उसके होठों पर हाथ रख दिया। आप क्या कर रहे हैं? वो चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो दूर नहीं जा पाई। उसने उसका कंधा पकड़ लिया और गलती से उसकी कोट की स्लीव खिंच गई। शर्म और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। अपने हाथ हटाइए, वो चिल्लाई। जू ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, मगर जल्दी में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो उसके ऊपर गिर पड़ा। दोनों जमीन पर गिरे और उनके होंठ अनजाने में टकरा गए। युआन ने मदद के लिए चीख लगाई और 2 आदमी अंदर दौड़ते हुए आए। सामने का दृश्य देखकर वो ठिठक गए। अभी बाहर निकलो, जू ने उसे ढकते हुए चिल्लाया। वे तुरंत बाहर चले गए। युआन ने उसे धक्का देने की कोशिश की। अगर आपने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं काट लूंगी, वो गुस्से में बोली। जू कुछ पल उसे देखता रहा, फिर पीछे हट गया। सॉरी, मेरी गलती थी, कहकर वो चला गया। युआन वहीं खड़ी रह गई। अभी क्या हुआ? वो अचानक क्यों चला गया? तभी उसे समझ आया। उसने अपनी पीठ की तरफ देखा। ओह, अब समझ आया, मैंने अपनी पीठ का टैटू हटा दिया है। अच्छा हुआ, उसने राहत से सोचा। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट नए कपड़े लेकर आया और मुआवजे के तौर पर पैसे देने लगा। उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। क्या मुझे इतनी गरीब लगती है? उसने पैसे लेने से मना कर दिया और अपना कमरा मांगकर चली गई। जब वो जू के कमरे में पहुंची तो उसने उसे बिना शर्ट के देखा। शर्माते हुए भी हिम्मत जुटाकर उसने टैंक का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। बहस के बाद वो नाराज होकर निकल गई। बाद में साफ कपड़े पहनकर वो मैनेजर के ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां जू का असिस्टेंट पहले से मौजूद था। उसने माफी के तौर पर डिनर का ऑफर दिया। सॉरी, मैं बिजी हूं, युआन ने तुरंत मना कर दिया, मगर मैनेजर ने जोर देकर कहा कि उसका काम कोई और संभाल लेगा। आखिरकार वो मान गई। घर पर तैयार होते समय उसे जू का उदास चेहरा याद आया, जब उसने उसकी पीठ पर टैटू नहीं देखा था। क्या उसे सच में मेरी याद है? उसने सोचा, लेकिन उसने ठान लिया, वो चाहे कितना भी दुखी दिखे, वो उसे अपना बेटा नहीं लेने देगी। उधर जू एक टैटू आर्टिस्ट से मिला और पूछा कि हटाया हुआ टैटू पहले जैसा दिख सकता है या नहीं। आर्टिस्ट बोला, छोटे मोटे फर्क दिखेंगे, बिल्कुल पहले जैसा होना मुमकिन नहीं। जू समझ गया। उसका असिस्टेंट गैंटिंग के डॉक्यूमेंट्स और युआन का बाथरूम में मिला चश्मा लेकर आया। उसने देखा चश्मा बिना नंबर का था। टैंग की जन्मतिथि देखकर उसने हिसाब लगाया और वो 6 साल पहले वाली रात से बिल्कुल मेल खा रही थी। उसकी आंखें फैल गईं। तो मैं गलत नहीं था। वो तुरंत खड़ा हुआ। कार तैयार करो, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। घर पर टैंग तैयार खड़ा था और अपनी मॉम को आवाज दे रहा था। युआन आरामदायक कपड़ों में चश्मा लगाए और जूड़ा बांधे बाहर आई। डोरबेल बजी तो टैंग दौड़कर दरवाजा खोलने गया। सामने जू खड़ा था, बेहद स्टाइलिश अंदाज में। टैंग उसे अंदर लाया। मैं आपको अपनी मॉम से मिलवाता हूं, जू ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, है ना नैन युआन? उसने उसे तेज नजरों से देखा। युआन ने औपचारिक अंदाज में कहा, ये हमारे होटल के क्लाइंट हैं, मिस्टर हुआंगफू। मुझे अंकल कहना पसंद है, जू मुस्कुराकर बोला। तभी उसका असिस्टेंट कई गिफ्ट्स लेकर अंदर आया। हम ये गिफ्ट्स नहीं ले सकते, युआन ने सख्ती से कहा। खाली हाथ आना बदतमीजी होती है, अगर पसंद नहीं तो फेंक दीजिए, जू ने जवाब दिया। तो आप ही मेरी मदद कीजिए इन्हें बाहर फेंकने में, युआन ने उसी तेवर में कहा। कमरे का माहौल ठंडा हो गया। टैंग बोला, अंकल सीरियस मत लीजिए, मॉम बस मजाक कर रही हैं। चले? असिस्टेंट ने पूछा। लेकिन जू बैठ गया और बोला, जल्दी नहीं है, उस रेस्टोरेंट में फॉर्मल ड्रेस कोड है, उसने युआन की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, इंतजार करो, युआन बोली और जल्दी से कमरे में चली गई। उसके जाते ही जू ने टैंग से पूछा, टैंग तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वो गुजर गए, लड़के ने सीधे जवाब दिया। तभी युआन पूरी तरह काले कपड़ों में वापस आई। मैं तैयार हूँ, चले? उसने कहा। क्या वो किसी अंतिम संस्कार में जा रही है? जे ने मन ही मन सोचा। जब वो उसके पास से गुजरी, उसने देखा कि उसके बाल खुले हुए थे, जिससे वो पहले से ज्यादा नरम और शांत लग रही थी।
युआन ने उनके लिए अलग कार की मांग की, जिससे जे थोड़ा चिढ़ गया। रेस्टोरेंट में जू ने टैंग से पूछा, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? टैंग उत्साह से बताने लगा कि उसे ये जगह कितनी पसंद आई। युआन ने हाथ में फोक पकड़कर कहा, खाना खाते समय बात नहीं करते बेटा, ये बैड मैनर्स है। ऐसा कहते हुए गलती से सॉस की कुछ बूंदें जू के कपड़ों पर गिर गई। मेरी गलती, उसने कहा और टिश्यू से दाग साफ करने लगी, मगर दाग और फैल गया। जू उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसे लगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। उसकी जाते ही टैंग ने पूछा, मॉम, आपने जानबूझकर किया ना? वो चौंक गई। फिर उसने गंभीर होकर पूछा, मॉम, क्या वो आपको परस्यू कर रहा है? ये सुनकर वो पानी पीते पीते खांस गई। छोटे हो अभी, याद रखो वो हमारी गेस्ट है, उसने डांटा। तू क्या हुआ? टैंग जिद में बोला। तुम्हें वो कैसा लगता है? उसने पूछा। अच्छे हैं, बस थोड़ा गुस्सैल, टैंग ने सोच समझकर जवाब दिया। युआन झुंझलाकर बोली, वो इतना घमंडी, पिकी और प्राउड है, उसमें अच्छा क्या है? तभी जू वापस आ गया। मेरी परवाह मत करो, बात जारी रखो, वो बैठते हुए बोला। माहौल अजीब सा हो गया। युआन ने जल्दी से कहा, अब हमें चलना चाहिए। डिनर के लिए धन्यवाद मिस्टर हंगफू। जैसे ही वे बाहर निकले, किसी ने युआन का नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो च्याओ हाथ हिला रहा था। टैंग मुस्कुराते हुए उसके पास भागा। अगर जा रहे हो तो साथ चले? उसने पूछा। जू पास आकर बोला, तकलीफ करने की जरूरत नहीं, ये मेरे गेस्ट हैं, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। उसने युआन और टैंग का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। पीछे से एक औरत चिल्लाई, तुम उस औरत की वजह से जा रहे हो? च्याओ मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, मैं जब चाहूंगा तब जाऊंगा। हमारी सगाई का क्या? उसने पूछा। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है, चाहो तो खुद रजिस्टर कर लो। वो कहकर चला गया। कार में युआन असहज बैठी थी। जू ने टैंग से पूछा, टैंग, मैंने तुम्हें पासपोर्ट लाने को कहा था, लाए? टैंग ने पासपोर्ट दे दिया। युआन घबरा गई और उसे छीनने की कोशिश की, मगर जू ने हाथ ऊपर उठा लिया। उसने देखा कि टैंग का ब्लड ग्रुप उसके जैसा ही था। युआन चिल्लाई, मिस्टर हंगफू, मैंने कहा था मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी। तुम अकेले फैसला नहीं कर सकते, उसने जवाब दिया। टैंग मासूमियत से बोला, मॉमी, आप क्यों कैंसिल करना चाहती हो? वो मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मॉमी बिजी है और तुम्हारे साथ नहीं जा पाएगी। मैं अकेले जा सकता हूँ और अंकल भी तो होंगे, टैंग ने कहा। युआन मन ही मन झुंझला गई। उसे क्या पता वो अपने ही पिता का साथ दे रहा है। जू बोला, मैं मैनेजर से तुम्हारी छुट्टी अप्रूव करवा दूंगा। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, उसने सख्ती से कहा। घर पहुंचकर युआन ने टैंग को आगे भेज दिया और खुद जू से बात करने लगी। अब मेरी कार की चाबी वापस दो, उसने कहा। उसने चाबी दी, मगर अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे कार से सटा दिया और उसका चश्मा उतार दिया। वो मेरा बेटा है ना? अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो किसी और का दावा मत करो। उसका जन्म अगस्त में हुआ, मतलब पिछले साल नवंबर में तुम प्रेग्नेंट हुई थी, और उसका ब्लड टाइप भी मेरे जैसा है। दुनिया में बहुत बच्चे अगस्त में पैदा होते हैं और ब्लड टाइप भी किसी का भी एक जैसा हो सकता है, उसने तर्क दिया। तुम उस सुबह क्यों चली गई थी? उसने पूछा। युआन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मिस्टर हंगफू, अपने आप पर कंट्रोल रखिए। मैं आपको कभी नहीं मिली और मेरे बेटे का आपसे कोई लेना देना नहीं, वो चिल्लाई और भागने लगी। लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अचानक उसे किस कर दिया। युआन की आंखें हैरानी से फैल गई। एक पल के लिए वो सब भूलकर उसका जवाब देने लगी। उसका किस उतना ही बेचैन और अजीब था जैसा उनका पहला किस था। अचानक उसे होश आया और उसने उसे धक्का दे दिया। आपको शर्म नहीं आती? अब चले जाइए, वो चिल्लाई। जू ने उसकी गर्दन पर हल्का सा बाइट करके निशान छोड़ दिया। आप कुत्ते हो क्या? वो गुस्से में बोली। वो मुस्कुराया। कल मिलते हैं। आप चाहते क्या है? तुम्हें परस्यू करना, उसने बिना हिचक कहा। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे है, कहकर वो चला गया। घर लौटकर युआन ने देखा टैंग सो चुका था। उसके पास बैठकर उसने ड्राइंग बुक खोली और चौंक गई। उसमें पिता और बेटे की तस्वीर बनी थी, मगर पिता का चेहरा अधूरा था। वो समझ गई कि उसने कभी उसे उसके पिता के बारे में नहीं बताया। ऐसा ही बेहतर है, वो जितना कम जानेगा मेरे लिए संभालना आसान होगा, उसने सोचा। अपने कमरे में जाते हुए उसने बिल्डिंग के बाहर बॉडीगार्ड्स देखे। क्या उसने मुझे भागने से रोकने के लिए भेजे हैं? वो सोचने लगी। अगली सुबह काम पर जू के असिस्टेंट ने बताया कि मिस्टर हंगफू उसे बुला रहे हैं और एक कुरियर दिया। खोलते ही उसकी आंखें फैल गई। वो 6 साल पहले उसकी पीठ का बनाया हुआ पोर्ट्रेट था।
उसने बिना कुछ कहे उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। बाद में असिस्टेंट ने सब कुछ जू को बता दिया। जू के कमरे में चाओ नाश्ता लेकर आया। दूसरा शेफ कहाँ है? जू ने पूछा। वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं आया हूँ। सब वही लाया हूँ जो आपको पसंद है, जैसा युआन ने बताया था, उसने मुस्कुराकर कहा। युआन का नाम सुनते ही जू की नजरें तेज हो गई। तभी युआन कमरे में आई और उसने उसके लिए भी वही नाश्ता ऑर्डर कर दिया। युआन ने माहौल में मौजूद तनाव को महसूस किया और देखा कि जू का व्यवहार कितना मुश्किल हो गया है। उसने जाने का फैसला किया। तो मैं मिस्टर हंगफू के नाश्ते में बाधा नहीं डालूंगी, वो मुड़ते हुए बोली। लेकिन जू ने उसकी कलाई पकड़ ली। अच्छी लड़की बनो, बैठो और मेरे साथ खाना खाओ, उसने शांत आवाज में कहा। उसका चेहरा लाल हो गया, फिर भी उसने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शियाओ ने ऑर्डर किया हुआ खाना सामने रखा और बोला, अगर आपको पसंद नहीं आए तो मैं दोबारा बना सकता हूँ। जू ने स्नेह से कहा, अगर युआन को पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सुनकर उसके असिस्टेंट का चेहरा बदल गया। उसके बॉस ने किसी भी औरत के लिए कभी ऐसे शब्द नहीं कहे थे। युआन भी हैरान रह गई और मन ही मन सोची, ये आखिर कह क्या रहा है। जैसे जैसे उनकी बहस बढ़ी, जू की बेहुदा बातों से चौंककर युआन जोर जोर से खांसने लगी। जू उसके करीब झुककर शरारती अंदाज में फुसफुसाया, क्या हुआ? क्या मेरी कल रात वाली किस्से अभी भी तुम्हारी जीभ दर्द कर रही है? उसकी खांसी और बढ़ गई और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। शियाओ ने जल्दी से उसे टिश्यू दिया, लेकिन जू ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। उसने अंगूठे से उसके होंठ छुए, फिर अंगूठा चाटकर मुस्कुराया। लगता है आज तुमने लिपस्टिक बदल ली है, उसने नरमी से कहा। साफ था कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। युआन झुंझला गई, ये आदमी आखिर बोल क्या रहा है। पास खड़ा क्याओ जू को घूर रहा था। दोनों के बीच ऐसा तनाव था जैसे कोई अदृश्य लड़ाई चल रही हो। युआन अचानक खड़ी हुई, लेकिन जू ने उसे पकड़कर वापस खींच लिया। फिर क्याओ से बोला, तुम अब जा सकते हो। क्याओ ने मुट्ठियां भींच ली, खुद को मुश्किल से रोकते हुए वो अनमने मन से चला गया। उसने इतने सालों से युआन के लिए अपने जज्बात छुपाए थे, सोचता था धीरे धीरे उसे अपना प्यार दिखाएगा, लेकिन जू की मौजूदगी से अब उसके अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। अंदर युआन ने जू को घूरते हुए कहा, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, मुझे अपने हाथों से छूने की हिम्मत मत करना। जू मुस्कुराकर बोला, तो क्या मुंह से भी नहीं? उसके अंदर गुस्सा भड़प उठा। उसे सबक सिखाने के लिए उसने चाय का कप उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। जू ने जल्दी से खुद को तौलिए से ढक लिया और शरारती मुस्कान के साथ झांकते हुए बोला, अगर खाना नहीं है तो हम तुम्हारे मी और तैंग के बारे में बात कर सकते हैं। युआन चिल्लाई, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं तुमसे कभी नहीं मिली और तैंग तुम्हारा बेटा नहीं है। जू ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, फिर पितृत्व टेस्ट कर लेते हैं। अगर रिपोर्ट तुम्हारी बात साबित कर देगी तो मैं मान जाऊंगा। उसका चेहरा सख्त हो गया। अगर तुम्हें ये बिल्ली चूहे का खेल खेलना है तो ठीक है, मैं भी साथ दूंगी। कल सुबह तैयार रहना और पैसे देना मत भूलना, उसने तीखे लहजे में जवाब दिया। जू उसकी प्रतिक्रिया देखकर भौहें सिकोड़कर सोचने लगा, क्या सच में ये वही नहीं है? लेकिन हर चीज तो उसी की तरफ इशारा कर रही है। अचानक वो कुर्सी से उठा और उसकी तरफ झुक गया। तुम्हारे बालों में कुछ है, उसने कहा और उसके कान के पीछे ढीली लट सहेज दी। अगले ही पल उसने जूड़ा खोल दिया और उसके बाल कंधों पर बिखर गए। तुम क्या कर रहे हो? वो चौंक कर चिल्लाई। अगली बार जब मुझसे मिलो तो बाल मत बांधना, उसने आदेश भरे स्वर में कहा। तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले? उसने झुंझलाकर पूछा। मैं कौन हूँ? उसने आत्मविश्वास से दोहराया। मैं वही हूँ जिससे तुम प्यार करने लगोगी। झुंझलाकर वो जोर से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसकी हील्स की आवाज संगे मरमर के फर्श पर गूंजने लगी। युवान, तुम वापस आ गई? क्या उन्हें ध्यान से उसे देखते हुए पूछा। उस आदमी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, उसने जल्दी से जवाब दिया। कुछ पल बाद उसने कहा, हम दोनों इसे सच में क्यों ना बना दे? तुम्हें क्या लगता है? युआन ने सख्ती से कहा। होटल की भलाई के लिए हमें ये सब भूल जाना चाहिए। मैं तुम्हारे चाहने वालों का निशाना नहीं बनना चाहती। तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। युआन ने लंबी सांस ली। जाने से पहले चलो डिनर कर लेते हैं, एक फेयरवेल डिनर। टैंक की शूट खत्म होते ही मैं उसके साथ चली जाऊंगी, शायद फिर कभी मुलाकात ना हो, उसने मन ही मन सोचा। ये तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मेरा तरीका है, मैं कभी भी फ्री हूँ, क्याओ ने बिना झिझके कहा। लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद भी हम दोस्त रहेंगे ना, उसने मुस्कुराकर पूछा। बिल्कुल, युआन ने जवाब दिया। लिफ्ट की तरफ जाते हुए युवान सोच रही थी, इतने सालों में वही एक इंसान है जिसके सबसे करीब रही हूँ। तभी लिफ्ट की आवाज ने उसे हकीकत में वापस ला दिया। अचानक शिंकिंग वहां आ गई और उत्साह से क्याओ के पास भागी। क्या तुम मुझे लेने आए हो? ये मेरे लिए सरप्राइज है, वो उससे लिपटते हुए बोली। श्याओ ने भौहे से कोड़ ली। शिंकिंग यहाँ क्यों है? युआन चुपचाप निकलना चाहती थी, लेकिन क्याओ ने उसे रोक लिया। शिंकिंग ने मुस्कुराकर खुद का परिचय दिया। हाय, मैं शिंग चुखरिंग, क्याओ की मंगेतर। युआन शांत रही और बोली, मैं युआन हूँ। फिर वो वहां से चली गई। शिंकिंग ने फिर क्याओ का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने सख्ती से कहा, छोड़ो मुझे, तुम यहाँ कैसे पहुंची? वो शरारती हंसी के साथ बोली, ये एक सीक्रेट है। क्याओ को अचानक एहसास हुआ,
अगर मेरे पिता को पता चला तो युआन और तैंग भी इसमें फंस सकते हैं। फ़ोन चेक करने पर उसे एक बुकिंग कॉन्फर्मेशन दिखी जो उसे याद नहीं थी। क्या मैंने खुद ये बुक किया था? वो बुड़बुड़ाया। फिर गुस्से में बोला, कमाल है, कंग फू जू कमीने, और गुस्से में वहां से चला गया। इधर जू अपने कमरे में बैठा था। उसे खबर मिली कि लैलहोंग ने नौकरी छोड़ दी है। उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान फैल गई। अच्छा हुआ, वो धीरे से बोला। इसी बीच युहान जू से मिलने जा रही थी। वो जानती थी कि जितना जिद्दी वो है, उससे बच पाना आसान नहीं होगा। उसने झुंझलाकर सोचा, अगर ऐसे ही टेंशन लेती रहूंगी तो गंजी हो जाऊंगी। तभी उसे एक आइडिया आया, बाल। जू उसके खुले बाल देखना चाहता था, तो वो उसी चीज को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। तभी टैंग की आवाज आई, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? फोटोग्राफर के साथ शूट के बारे में, खाने पर, सहजता से कहा। क्या अंकल हंगफू भी वहां होंगे? टैंग ने उत्साह से पूछा। युवान थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, जैसा तुम चाहो वो होंगे। मन ही मन वो बुड़बुड़ाई, ये छोटा गद्दार तो उसकी तरफ हो गया। आज आप दोनों लड़ाई मत करना प्लीज, टैंग ने मासूम आंखों से कहा। युवान ने आह भरी, ठीक है मैं वादा करती हूँ, जब तक वो मुझे उकसाए नहीं। टैंग खुश हो गया, जबकि युवान उसे घूरते हुए बोली, नालायक बेटा, तू तो पहले ही उसकी साइड ले चुका है। टैंग बोला, नहीं मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ। मेरी मदद? वो चौंक गई। मैंने सुना है वो बहुत बड़े आदमी हैं, एक प्रिंस के जैसे। मुझे लगता है वो आपके लिए अच्छा मैच है। टैंग मुस्कुराते हुए बोला। युआन के दिल में हल्का दर्द उठा। वो सच में उसका बेटा है, लोगों को ऐसे ही परखता है। उसे एहसास हुआ कि वो दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं से हैं। जैसे ही वो पहुंचे, जू सूट में बेहद शानदार अंदाज में खड़ा था। अंकल हंगफू, टैंग उत्साह से उसकी तरफ भागा। युआन पीछे पीछे चली, आने वाली टकराव से सतर्क। जू की नज़र सीधे उसके बालों पर गई, जो चॉपस्टिक से बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई भाव पड़ना मुश्किल था। एक आदमी आगे आया, आप मिस गॉन है ना? मैं एक स्वान हूँ, प्रिंस चिल्ड्रन वेयर का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। युआन ने खुद को संभालते हुए हाथ मिलाया। उसने टैंग की शूट संभालने वाले फोटोग्राफर से भी मुलाकात की। इधर उधर फुसफुसाहट होने लगी। हमारे बॉस ने खुद मिस गॉन के लिए कुर्सी खींची, ये माँ बेटा आखिर है कौन? डिनर शुरू हुआ, लेकिन सामने बैठा जू माफल को और तनावपूर्ण बना रहा था। युआन को बार बार लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। मुझे वॉशरूम जाना है, उसने बहाना बनाया और थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर चली गई। वॉशरूम के अंदर युआन ने कैंची उठाई और अपने बाल काटकर उन्हें टैंक की लंबाई जितना कर लिया। अगर जू डीएनए चेक करने पर अड़ा हुआ था तो उसे पहले ही कदम उठाना था, इससे पहले कि वो टैंक को उससे दूर ले जाए। टेबल पर वापस आने पर जू और टैंग गहरी बातों में लगे हुए थे। जू ने हल्के इशारे से टैंग को याद दिलाया कि उनका राज छुपा रहे। बेटा, मैंने तुम्हें खाने के बारे में क्या सिखाया है? युआन ने उसे हल्के से डांटा। मुझे खाने पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान नहीं भटकना चाहिए, उसने मासूम आंखों से जवाब दिया। अगर तुम खा चुके हो तो हमें अब चलना चाहिए, उसने कहा। तभी जू बीच में बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि मना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। टैंग खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़ा, जबकि युआन थोड़ी देर हिचकी, फिर उनके पीछे गई। उसने जल्दी से टैंग को पकड़कर जू से दूर खींच लिया। मम्मी, आप मेरे बाल खींच रही हो, टैंग ने शिकायत की। सॉरी टैंग, मेरी गलती, उसने मुस्कुराकर कहा। फिर बोली, तुम कार में इंतजार करो, मुझे अंकल से जरूरी बात करनी है। टैंग ने सिर हिलाया, ठीक है बाय, और हाथ हिलाते हुए चला गया। जैसे ही वो नजर से दूर हुआ, युआन ने जू की तरफ मुड़कर बालों की एक छोटी लट उठाई। तुम्हें यही चाहिए था ना? अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हम दोबारा नहीं मिलेंगे। और एक बात, टैंग के साथ इतना अच्छा व्यवहार करना बंद करो, तुम्हारी मेहरबानी उसे कंफ्यूज कर देगी। उसकी आवाज सख्त थी। जू ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मेरा बेटा नहीं है? हाँ, युआन ने आत्मविश्वास से कहा। एक माँ हमेशा जानती है उसके बच्चे का पिता कौन है। जू ने बिना कुछ कहे बालों का सैंपल अपने असिस्टेंट को दे दिया। कितना समय लगेगा? उसने पूछा। सबसे जल्दी परसों तक रिजल्ट मिल जाएंगे, असिस्टेंट ने जवाब दिया। जू ने अपने बालों की भी एक लट तोड़कर उसे दी। इसे गोपनीय रखना, उसने कहा। वो जानता था कि उसकी पहचान आम नहीं है और अगर बात बाहर गई तो युआन और टैंग दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। अगले दिन युआन को जू का अचानक फोन आया। कल सुबह ब्लड टेस्ट के लिए मैं तुम्हें लेने आऊंगा, उसने भरोसे से कहा। युआन झुंझलाकर बोली, जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। कुछ पल तक वो इंतजार करती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अगर कुछ नहीं है तो मैं फोन रख रही हूं, उसने कहा। मत रखो, जू ने जवाब दिया। फिर भी कुछ सेकंड तक चुप्पी बनी रही। अरे, बोल क्यों नहीं रहे हो? उसने पूछा। क्योंकि मैं पी रहा हूं, उसने कहा। तो आराम से पियो, मुझे फोन क्यों किया? वो गुस्से में बोली। फोन काटने से पहले ही जू की आवाज नर्म हो गई। मुझे तुम चाहिए। युआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
तुम खुद को कोई सम्राट समझते हो क्या? जब चाहो बुला लो, जब चाहो भेज दो। ऐसा नहीं होगा। उसने चिल्लाकर फोन काट दिया। कुछ ही सेकंड में फोन फिर बजा। अब क्या? उसने गुस्से से उठाया, लेकिन इस बार टैंग की खुश आवाज आई। मम्मी, अंकल हुंगफू आपसे बात करना चाहते हैं। युआन ने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं बात नहीं करूंगी। टैंग ने हैरानी से पूछा, मम्मी आप इतनी बच्ची क्यों बन रही हो? उसने फोन छीनकर वायर ही निकाल दिया। अब सोने जाओ, उसने सख्ती से कहा। जैसे ही वो मुड़ी, टैंग ने अचानक पूछा, मम्मी क्या आपको अंकल हुंगफू पसंद है? वो चौंक गई। बेटा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? टैंग मासूमियत से बोला, इतने सारे लोग आपको पसंद करते हैं लेकिन आप किसी को नोटिस नहीं करती, लेकिन अंकल जू के साथ आप हमेशा गुस्सा हो जाती हो। युआन ने उसके माथे पर हल्का सा थपथपाया। छोटे जासूस, मैं बस ये नहीं चाहती कि वो मुझे परेशान करे। फिर बात बदलते हुए बोली, आज मेरे साथ सोना है? टैंग मुस्कुराया। हाँ, अगर आप जोर दे रही हैं। वो आह भरते हुए बोली, दिन ब दिन शरारती होते जा रहे हो, और उसे गुदगुदाने लगी। कमरे में हंसी गूंज उठी। उस रात देर से युआन अचानक किसी आवाज से चौंक गई। उसने सावधानी से देखा तो बाहर जू खड़ा था। टैंग कहाँ है? उसने पूछा। वो सो रहा है, अब आप जाइए, उसने झुंझलाकर कहा। परफेक्ट टाइमिंग। वाइन कहाँ है? मेरे पास नहीं है, उसने चिढ़कर कहा। वो चुपचाप उसे देखने लगा और करीब आकर फुसफुसाया, झूठी। युआन सतर्क हो गई। क्या चाहते हो? जू पिछले दिनों शूट के लिए ज्यादा काम कर रहा था और खाली समय में वही उसके दिमाग में छाई रहती थी। अचानक उसने उसे बाहों में खींच लिया। युआन घबरा गई और उसे धक्का दिया, लेकिन उसने उसकी कलाई पकड़ ली और वो लड़खड़ा गई। अजीब मत बनो, वो झल्लाई, छूटने की कोशिश करते हुए। लेकिन जू ने उसे और करीब खींच लिया और बिना मौका दिए उसके होठों को चूम लिया। एक गहरा, लंबा किस। उसकी जानी पहचानी खुशबू और एहसास ने कुछ पल के लिए युआन को भी रोक दिया। सब कुछ 6 साल पहले जैसा लगा। जू उसे फिर खोना नहीं चाहता था। जब वो पीछे हटा तो धीमी आवाज में बोला, गुआन, मेरी बन जाओ। युआन की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मैं सीरियस हूं, उसने कहा। लेकिन मैं मना करती हूं, उसने पलटकर जवाब दिया। तुम्हें कोई भी मिल सकता है, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जू ने कहा, मुझे किसी और में दिलचस्पी नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। लेकिन मुझे तुमसे कोई भावना नहीं, वो चिल्लाई। तो आज से शुरू करो, उसने बिना हिले कहा। तभी टैंग की नींद भरी आवाज आई, मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। वो आंखें मलते हुए उन्हें देखकर बोला, मैं खुद चला जाऊंगा, और चला गया। युआन ने गहरी सांस ली। अगर कल एयरपोर्ट पर मिलना है तो अभी चले जाओ, उसने कहा। जू की आंखें गहरी हो गई। युआन, मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? उसने उसे धक्का देकर ठंडे स्वर में कहा, मैं पहले ही कह चुकी हूं, तुम किसी और को समझ रहे हो। तभी उसका फोन बजा। पितृत्व टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव? उसने अविश्वास से पूछा। हाँ, हमने दोबारा जांचा है, दूसरी तरफ से जवाब आया। जू वहीं खड़ा रह गया। युआन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं वो नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जू ने शक से पूछा, तुमने सैंपल बदल दिया है ना? तुम गलत इंसान के पीछे पड़े हो, वो गुस्से से बोली। जू उसके और करीब आया, उसके गाल को छूते हुए बोला, लेकिन मुझे यकीन है वो तुम ही थी, कहो कि मैं गलत हूं। युआन के झूठ बढ़ते जा रहे थे, फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मैं वो औरत नहीं हूं। आखिरकार जू पीछे हट गया और कमरे से चला गया। युआन चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। यही नतीजा वो चाहती थी। फिर भी उसे इतना अकेला देखकर उसके दिल में दर्द हुआ। अगले दिन एयरपोर्ट पर टैंग ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। जू पूरी रात जागने की वजह से थका हुआ लग रहा था। युआन ने टैंग को रोकते हुए कहा, अंकल थके हुए हैं, उन्हें परेशान मत करो। लेकिन टैंग उसके हाथ से निकलकर जू को केक देने लगा। अंकल, ये मम्मी ने बनाया है, खाओगे तो अच्छा लगेगा, उसने मासूमियत से कहा। जू ने केक को देखा, उसकी आंखों में कई भाव उभर आए। क्या सच में इसने ये बनाया है? उसने मन ही मन सोचा। युआन ने टैंग को घूरते हुए सोचा, इस शरारती बच्चे को उसे ऑफर करना ही था। टैंग शरारती मुस्कान के साथ बोला, ओह, मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन ही बहुत स्वादिष्ट है। जू का असिस्टेंट देख रहा था कि जू अभी तक टैंग को जवाब नहीं दे रहा, तो वो बीच में बोला, टैंग, मिस्टर हुआंगफू को मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जू खड़ा हुआ और टैंग की तरफ शांत नजरों से देखा। भले ही वो मेरा बेटा नहीं है, मुझे उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने टैंग के हाथ से केक लिया और चख लिया। कैसा है? टैंग ने उत्सुकता से पूछा और एक और टुकड़ा बढ़ाया। जू थोड़ी देर के लिए चौंक गया। टैंग धीरे से बोला, मम्मी ने खास आपके लिए बनाया है।
युआन ने बात समझते ही जल्दी से आवाज लगाई, टैंग, तुम्हें वॉशरूम जाना है, चलो। लेकिन मुझे नहीं जाना, टैंग ने विरोध किया। हाँ जाना है, चलो। वो उसे खींचते हुए ले गई। जाते जाते टैंग ने धीरे से जू से कहा, औरतें कितनी परेशान करती हैं। उन्हें जाते देख जू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। असिस्टेंट ने सावधानी से कहा, अगर आपको बच्चा इतना पसंद है तो उसके गॉडफादर बन जाइए। जू ने उसे घूर कर देखा। बस सुझाव था, असिस्टेंट तुरंत डरते हुए बोला। जल्दी ही फ्लाइट में बैठने का समय आ गया। जू सीट पर पीछे टिक गया, नींद की कमी से सिर भारी लग रहा था। टैंग पूरे जोश में उसके पास आया। अंकल, हम शतरंज खेलें? उसने उत्साह से पूछा। तुम दोनों शांत रहो, मैं सो रही हूँ, युआन ने बड़बड़ाते हुए कहा, जो फ्लाइट शुरू होने से ही सो गई थी। टैंग झुककर धीरे से बोला, अंकल, मम्मी कल रात ठीक से नहीं सोई, शायद आपकी वजह से। फिर मुस्कुराकर बोला, चलो अब शतरंज खेलते हैं। जू मुस्कुराया और टैंग के बाल उलझाते हुए बोला, ठीक है, पहले तुम। खेल शुरू हुआ। इतनी छोटी उम्र के बावजूद टैंग की चालें बहुत समझदारी और ध्यान से भरी थीं। जू को एहसास हुआ कि उसने उसे कम आंका था। खेल खत्म होने पर जू बोला, मैं जीत गया। एक और राउंड, टैंग ने तुरंत गोटियां सजाते हुए कहा। जू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चे की जिद और जोश देखकर उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। कुछ देर बाद युआन नींद से उठी और टैंग को ढूंढने लगी। उसने देखा कि टैंग आराम से जू की गोद में बैठा बाहर का नज़ारा देख रहा है और फल खा रहा है। अंकल, क्या आपका कोई भाई है? टैंग ने पूछा। जू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरा एक जुड़वां भाई है। वो हमेशा मुझे हराने की कोशिश करता है ताकि खुद को बड़ा भाई महसूस कर सके। टैंग सोच में पड़ गया। काश मेरा भी कोई भाई होता, मैं उसके साथ खेलता। उसने उम्मीद भरी नज़रों से युआन की तरफ देखा। युआन ने तुरंत नज़रें फेरनी। ये क्या बातें कर रहा है, उसने मन ही मन सोचा। जू ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, भाई बहन होना सच में अच्छा होता है। आखिरकार वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। विदेशी देश की खूबसूरत वादियों को देखकर टैंग बहुत खुश हो गया। स्टाफ युआन को उनके ठहरने की जानकारी दे रहा था, तभी टैंग ने जू का हाथ खींचा। अंकल, यहाँ घोड़े हैं, हम देख सकते हैं? उसने उत्साह से पूछा। जू ने सिर हिलाया और एक स्टाफ को टैंग को अस्तबल ले जाने का आदेश दिया। फिर युआन से बोला, तुम थोड़ा आराम कर लो। जू अपने असिस्टेंट के साथ चला गया। युआन कुछ पल खड़ी होकर आसपास देखने लगी। ये जगह उसे अजीब तरह से जानी पहचानी लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू उन्हें यहाँ लाएगा। वो अपना सामान अंदर रखकर फ्रेश होने चली गई ताकि बाद में टैंग को देखने जा सके। उधर जू बालकनी में खड़ा अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे युआन पर पड़ी। क्या वो रास्ता भटक गई है, उसने सोचा। लेकिन उसने देखा कि युआन एक गुप्त रास्ते से अस्तबल की तरफ जा रही है, ऐसा रास्ता जिसे नए स्टाफ भी नहीं जानते थे। जू की आंखें गहरी हो गईं। उसे ये रास्ता कैसे पता, उसने सोचा। 2 घंटे बाद टैंग लंबे गलियारों में घूमते हुए जू के कमरे को ढूंढ रहा था। इतने सारे कमरे, मुश्किल है, वो बुदमुदाया। आखिरकार उसे सही कमरा मिल गया। अंकल, आपने बुलाया? उसने अंदर आते हुए पूछा। हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी मम्मी कभी फ्रांस गई हैं? टैंग ने सोचा, जहाँ तक मुझे याद है नहीं, लेकिन मेरे जन्म से पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ, उन्हें फ्रांस बहुत पसंद है। जू ने भौहें उठाईं। ऐसा? हाँ, जब भी वो इस जगह को कहीं देखती हैं खो जाती हैं और हमेशा यहाँ आने की बात करती हैं, टैंग ने मासूमियत से कहा। जू हल्का मुस्कुराया। तो वो इस जगह को देखकर खो जाती हैं। फिर उसने कहा, टैंग, अपनी मम्मी से कहो कि वो स्टडी रूम में मुझसे मिले। ठीक है अंकल, हाथ हिलाते हुए टैंग दौड़ गया। सावधान, दौड़ना मत, जू ने चिंता भरी आवाज में कहा। कुछ देर बाद युआन स्टडी रूम पहुंची। अब क्या प्लान बना रहा है, उसने सोचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने जू को आराम से किताब पढ़ते देखा। क्या बात है, उसने चिढ़कर पूछा। कल सुबह 8 बजे तैयार रहना, ड्राइवर तुम्हें शूटिंग लोकेशन ले जाएगा, उसने सीधा कहा। ओह ठीक है, उसने जवाब दिया। अब तुम जा सकती हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। युआन के अंदर गुस्सा भर गया। क्या उसने मुझे सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया था? वो झुंझलाकर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद असिस्टेंट अंदर आया। सर, आपने बुलाया? हाँ, पितृत्व टेस्ट की तैयारी करो और मेरे आदेश का इंतजार करो, जू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगली सुबह युआन बिस्तर पर बैठी थी। उसके मन में कई शक थे। उसका व्यवहार अजीब है, जरूर कुछ प्लान कर रहा है, उसने सोचा। टैंक पास आया तो उसने सावधानी से उसके बालों की एक लट निकालकर छोटे बैग में रख ली, एहतियात के तौर पर। जैसे ही वे शूट के लिए निकले, जू ने अपनी असिस्टेंट से कहा, अब जाओ। असिस्टेंट ने कमरे के हर कोने को ध्यान से खंगालना शुरू कर दिया। तभी जू की नज़र टेबल पर रखी एक ड्राइंग पर पड़ी। वो टैंक की बनाई तस्वीर थी, जिसमें युआन, जू और टैंग तीनों साथ खड़े थे। जी की नज़र तस्वीर के नीचे वाले कोने पर ठहर गई, जहां होम लिखा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। टैंग ने अपने घर की कल्पना में उसे भी शामिल किया था। सर, मुझे कोई बाल नहीं मिला,
असिस्टेंट ने रिपोर्ट दी। हर जगह चेक किया? जी ने पूछा। हाँ सर, मैंने पहले से ही उन्हें कमरा साफ ना करने को कहा था, उसने जवाब दिया। जी की आंखें सिकुड़ गईं। मैंने इस औरत को कम आंका। असिस्टेंट बोला, क्यों ना हम उसका टूथब्रश या कोई पर्सनल चीज इस्तेमाल करके डीएनए ले लें? नहीं, इससे वो सतर्क हो जाएंगे। जी ने सख्ती से कहा, पहले वाला टेस्ट सैंपल मुझे मंगवाओ और शूट के बाद दावत का इंतजाम करो। उधर शूटिंग अच्छे से चल रही थी। टैंग अलग अलग आउटफिट में कॉन्फिडेंस के साथ पोज दे रहा था। शूट खत्म होते ही वो फोटोग्राफर के पास गया। अंकल, मेरी और मेरी मम्मी की फोटो ले सकते हैं? उसने उत्साह से पूछा। फोटोग्राफर मुस्कुराया, जरूर। टैंग भागकर युआन के पास गया जो चुपचाप बैठी थी। उसने उसके चश्मे उतारे और उसका चेहरा सही एंगल पर घुमा दिया। अब हम रेडी हैं। वो मुस्कुराया और उसकी गोद में बैठकर सीरियस पोज देने लगा। कुछ तस्वीरें लेने के बाद फोटोग्राफर बोला, मैम, आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या आपने मॉडलिंग के बारे में सोचा है? युआन ने चश्मा पहनते हुए विनम्र मुस्कान दी। कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद, लेकिन मॉडलिंग मेरे लिए नहीं है। महल लौटकर युआन ने अपने बाथरूम में हल्का बदलाव नोटिस किया। चीजों की जगह थोड़ी बदली हुई थी, जैसे कोई वहां आया हो। उसके मन में शक बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जी आया। घुड़सवारी करने चलोगी? उसने कैजुअली पूछा। क्या हम मम्मी को भी साथ ले जा सकते हैं? जी ने युआन की तरफ हल्की मुस्कान से देखा। अगर वो चाहे तो। टैंग उसका हाथ पकड़कर बोला, मॉम प्लीज चलो ना। युआन हिचकिचाई। मैं टैंग को इसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकती, उसने सोचा। ठीक है, लेकिन पहले मुझे कपड़े बदलने होंगे, कहकर वो चली गई। टैंग की आंखों में शरारत चमक उठी। अब जब मॉम घी आ रही हैं, मैं उन्हें करीब लाने का मौका बना सकता हूँ। उधर एक आदमी ने अपने बॉस को फोटो दी। बॉस, एक फोटोग्राफर ने ये अभी अपलोड की है। उस आदमी ने फोटो उठाई। उसमें युआन और टैंग थे। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया और तुम जिंदा हो मेरी गाया। दूसरी तरफ जी घोड़े पर था और टैंग उसके आगे बैठा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। युआन घोड़े पर चढ़ने की तैयारी कर रही थी और वो काफी एक्सपीरियंस्ड लग रही थी। रास्ते में टैंग ने पूछा, इसका नाम क्या है? ब्रे, जी ने कहा, घोड़े की गर्दन थपथपाते हुए। यहाँ का सबसे तेज घोड़ा। टैंग की आंखें चमक उठी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, ब्रे से भी तेज घोड़ा पालूंगा। कुछ देर बाद वो एक जगह रुके। पास में टिड्डा देखकर टैंग उसके पीछे भाग गया। ज्यादा दूर मत जाना, युआन ने चिंता से आवाज लगाई। फिर उसने जी से कहा, शूट खत्म होते ही हम 3 दिन बाद चले जाएंगे। नहीं, जी ने सख्ती से जवाब दिया, मैं फ्री नहीं हूं और मुझे तुम्हारी चिंता है। दोनों बहस कर रहे थे जबकि टैंग पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें शरारती मुस्कान से देख रहा था। बात करते हुए युआन की नज़र जी के कॉलर पर पड़ी। वहां टैंग की बाल की एक लठ थी। उसका चेहरा बदल गया। इसे यहाँ नहीं रहने दे सकती। वो मुस्कुराते हुए उसके पास गई, लेकिन जल्दी में फिसलकर सीधे जी पर गिर पड़ी। दोनों ढलान से लुढ़कते हुए नीचे रुके। युआन को एहसास हुआ कि उसका हाथ अजीब जगह पर है और उसका चेहरा लाल हो गया। उसे अपना मकसद याद आया। उसने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, लेट मी हेल्प यू। नीचे उतरो, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन युआन जिद्दी होकर और झुक गई। कॉलर ठीक करने का बहाना करते हुए बाल को अंदर धकेल दिया और हल्के से उसकी गर्दन पर फूंक मारी ताकि कोई निशान न रहे। वो पीछे हटी तो जी वहीं जड़ हो गया। गान युआन, उसने खतरनाक धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता भी है क्या कर रही हो? उसने उसे कमर से पकड़कर करीब खींच लिया। हे, छोड़ो मुझे, वो झिल्लाई। मेरे कपड़ों से खेल रही थी, अब ठीक भी तुम ही करोगी। वो छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने उसे पेड़ के पास रोक लिया। तभी युआन की नज़र उसके कोट पर टैंग की एक और बाल पर पड़ी। सोचते हुए उसने उसके सीने पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, असल में मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। जी झुका। क्या? वो उसके सीने को हल्के से छूती हुई बाल हटाती रही, फिर अचानक बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, बाद में बताऊंगी, और भागने लगी। लेकिन जी ने उसे खींचकर उसके होंठों पर गहरा किस कर लिया। कुछ पल बाद वो फुसफुसाया, गान, पहले तुमने मुझे उकसाया, अब मुझे दोष मत देना। युआन ने झुंझलाकर कहा, मिस्टर हुआंगफू, अगर आपको ऐसी चीज चाहिए तो किसी और को ढूंढो। मेरे पास कोई और नहीं है। और तुमने किस एंजॉय किया? वो बस एक शारीरिक प्रतिक्रिया थी, उसने गुस्से से जवाब दिया। तुम मान रही हो कि तुम्हारा शरीर मुझ पर रिएक्ट करता है? युआन का चेहरा लाल हो गया। तुम बहुत घटिया किसर हो। वो हंसा, तो मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मौका मिलते ही युआन ने उसे जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। जी नीचे से मुस्कुराकर बोला, मुझे गिराने की इतनी जल्दी है? युआन ने गुस्से में टैंग को आवाज दी और उसका हाथ पकड़कर जल्दी से वहां से चली गई। युआन ने टैंग के साथ घोड़े पर बैठते ही तेजी से वहां से निकल गई, जबकि जीव खड़ा उन्हें दूर जाते हुए देखता रहा। तुम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकती युआन, उसने खुद से फुसफुसाते हुए हल्की मुस्कान दी।
बाद में जब ज्यू उनके पीछे पहुंचा तो युआन ने पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया और जल्दी से टैंक को एक तरफ कर दिया। ज्यू समय रहते बच गया, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स ने तुरंत बंदूकें तानकर युआन को घेर लिया। पीछे हटो, ज्यू ने तेज आवाज में आदेश दिया। गार्ड्स हिचकिचाए, पर उसने फिर कहा, मैंने कहा पीछे हटो। आखिरकार उन्होंने हथियार नीचे कर दिए। मौका मिलते ही युआन मुड़ी और भाग गई। ज्यू ने आह भरकर टैंक की तरफ देखा। डर गए क्या? उसने पूछा। टैंग ने युआन की दिशा में देखा। मॉम सच में गुस्सा लग रही थी। क्या आप उनके पीछे जाओगे? ज्यू कुछ पल सोचता रहा। तभी टैंग ने उसका हाथ खींचा। आपको उनके पीछे जाकर सॉरी बोलना चाहिए। फिल्मों में देखा है, नहीं बोले तो गलतफहमी बढ़ जाती है। मॉम बाहर से ठंडी लगती है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। आपको थोड़ा क्यूट बनना पड़ेगा, ऐसे। टैंग ने ओवर एक्टिंग वाली क्यूट एक्टिंग करके दिखाया। ज्यू उसे देखता रह गया। मैं क्यूट? उसने मन ही मन सोचा। मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। उधर युआन जल्दी से अपने कमरे में लौटी। किस्मत, हमारे लिए ऐसी कोई चीज नहीं, वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी। मम्मी, आप यहाँ हो? टैंग की आवाज से वो होश में आई। वो मुस्कुराई। सॉरी, क्या मैं तुम्हें डरा दिया? टैंग ने सिर हिलाया। नहीं मॉम, अगर रोना है तो मेरे सामने रो सकती हो। उसने प्यार से उसका गाल छुआ और युआन ने उसे कसकर गले लगा लिया। मॉम ठीक है, उसने कहा। टैंग उसके साथ था, इसलिए उसे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती थी। आखिरी दिन शूट खत्म होने के बाद सब डिनर के लिए इकट्ठा हुए। ज्यू का असिस्टेंट युआन और टैंग के पास आया। मिस युआन, प्रेसिडेंट आपसे कुछ अरेंजमेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं। युआन ने शक से पूछा, कौन से अरेंजमेंट्स? मुझे नहीं पता, उसने विनम्रता से कहा। टैंग ने असिस्टेंट का हाथ खींचा। अंकल, मुझे कमरे तक ले चलोगे? जरूर, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। घटना के बाद ज्यू कभी सीधे युआन के सामने नहीं आया, जिससे वो सोच में पड़ गई। वो अब क्या सोच रहा है? दूसरी तरफ असिस्टेंट टैंग के साथ बैठा था और उसे फल दे रहा था। तुम्हारे नाखून थोड़े लंबे हैं, काट दूं? उसने कैजुअली पूछा। नहीं, मॉम काटेंगी, टैंग ने साफ मना कर दिया। सीटी से खेलोगे? बच्चों वाली चीज है। तो गुब्बारे फुलाएं? बोरिंग। असिस्टेंट लगभग रोने वाला हो गया। ये बच्चा अपने बॉस जितना ही जिद्दी है, उसने सोचा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक गेम खेलें? 2 बालों से पता चलता है कि तुम कितने साल जियोगे। टैंग ने उसे घूर कर कहा। अंकल, ऐसी बेकार बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो? असिस्टेंट की एक और चाल फेल हो गई। तभी टैंग ने खुद अपने बाल की एक लट निकालकर आगे बढ़ाई। ये दूंगा, लेकिन सच बताना होगा, नहीं तो मॉम को सब बता दूंगा। असिस्टेंट पसीना पसीना हो गया। उधर युआन ज्यू के पास पहुंची। वो ग्रे ब्लैक टर्टल नेक में किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था। शूट खत्म हो गया है, हम टीम के साथ वापस जा रहे हैं। ज्यू ने आसानी से हामी भर दी, जिससे युआन और भी शक में पड़ गई। उसने ड्रिंक ऑफर की, लेकिन युआन ने मना कर दिया। क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? ज्यू ने शांत नजरों से पूछा। उस सुबह तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? युआन कुछ कहने ही वाली थी कि उसने बीच में रोक दिया। तुम पहले यहाँ आ चुकी हो ना, नहीं तो तुम्हें अस्तबल के सारे शॉर्टकट्स कैसे पता? युआन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, तो क्या चाहते हो? सिर्फ एक रात साथ बिताने के कारण मैं जिम्मेदारी ले लूं? ऐसी कई रातें रही हैं, क्या सबकी जिम्मेदारी लूं? ज्यू का चेहरा गुस्से से कड़ा हो गया। तुम क्या कह रही हो? उसने तीखे स्वर में पूछा। युआन ने उकसाने वाले अंदाज में कहा, जो आदमी आमतौर पर औरतों को ठुकराता है, वो थोड़ी सी चाल में फंस गया और अब इतना सीरियस हो रहा है। अगर बात खत्म हो गई हो तो हमारे पासपोर्ट वापस कर दो। गुस्से में उसने उसे दूर धकेल दिया। मौका पाते ही युआन तुरंत भाग गई। पीछे से कांच टूटने की आवाज आई। ज्यू ने गुस्से में ग्लास फेंक दिया था। भागते हुए युआन ने मन ही मन सोचा, सॉरी जे, पर हम 2 अलग दुनिया के लोग हैं। इस जन्म में मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ, शायद अगले जन्म में। कमरे में लौटने पर उसने देखा कि ज्यू का असिस्टेंट विल अभी भी टैंग के साथ था। टैंग बोला, अंकल, मॉम आ गई हैं, आप जा सकते हो। विल जल्दी से निकल गया और युआन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने टैंग से पूछा, अंकल विल ने कोई अजीब सवाल तो नहीं पूछा? नहीं मॉम, क्यों? कुछ नहीं, अब सो जाओ। टैंग के जाते ही युआन की नज़र खिड़की पर पड़ी। उसने देखा, देर रात ज्यू और विल बाहर जा रहे थे। उसे अचानक सब समझ आ गया। ज्यू ने उसे बातों में उलझा कर रखा था, जबकि विल ने टैंग का डीएनए सैंपल इकट्ठा कर लिया। अब वे टेस्ट के लिए निकल चुके थे।
ये सोचते ही युआन के अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। वो तुरंत जू के कमरे में पहुंची और पासकोड डालकर दरवाज़ा खोल दिया। 6 साल बाद भी पासकोड वही है, ये सोचकर उसके दिल में एक कड़वी सी मिठास भर गई। घबराहट में उसने दराज़ें खंगालनी शुरू की और आखिरकार पासपोर्ट मिल गए। एक पल भी न गंवाए बिना उसने सोए हुए टैंक को गोद में उठाया और ड्राइवर से कार तैयार करने को कहा। टैंक को बुखार है, हमें अस्पताल जाना होगा, उसने जल्दी से कहा। जब ड्राइवर ने जू को बताने की बात की तो उसने रोक दिया। मैं खुद बता दूंगी, उसने अपनी बेचैनी छिपाते हुए कहा। उधर जू लैब के बाहर खड़ा बेचैनी से रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। आज रात उसे सच पता चलने वाला था। एयरपोर्ट की ओर जाते हुए रास्ते में युआन अचानक अपना मुंह पकड़कर बोली, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, क्या थोड़ी देर रुक सकते हैं? ड्राइवर पानी देने के लिए बाहर निकला और उसी पल उसने तेजी से उसे बेहोश कर दिया। सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा, उसने फुसफुसाते हुए उसका फ़ोन दूर फेंक दिया और खुद कार चलाकर निकल गई। लैब में जू ने रिपोर्ट हाथ में लेकर देखा। सच साफ था, वो टैंक का पिता था। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो मेरे बेटे को जन्म क्यों दिया? सवालों का तूफान उसके दिमाग में चलने लगा। वो तुरंत किले में लौटा और पुकारा, टैंग! कमरा खाली था और उसके कमरे में जाकर देखा तो पासपोर्ट भी गायब थे। तभी विल भागते हुए आया। सर, समस्या हो गई है। मिस गैन टैंग को अस्पताल ले जाने का बहाना बनाकर ड्राइवर को बेहोश करके भाग गई हैं। शायद वे फ्लाइट पकड़ चुके हैं। बाद में जू अपनी टीम के साथ देश लौट आया और सीधे युआन के घर पहुंचा, लेकिन वो वहां नहीं थी। मकान मालिक ने बताया कि वो कुछ सामान लेकर घंटों पहले ही जा चुकी है। कुछ भी मत छूना, जू ने आदेश दिया। बाहर निकलते समय विल ने अपडेट दिया, सर, उसने होटल की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया है। उसकी कार ट्रैक करो, जू ने बिना हिचक कहा। विल ने सुझाव दिया, टैंक की फोटो सर्च के लिए जारी कर दे? नहीं, जू ने सख्ती से मना कर दिया। वो जानता था कि अगर उसने ज्यादा दबाव डाला तो शायद वो उन्हें हमेशा के लिए खो देगा। कुछ देर बाद विल बोला, प्रेसिडेंट, एक बात अभी तक नहीं बताई। टैंग ने बाल का सैंपल खुद दिया था, उसे सच्चाई का अंदाजा हो गया था, इसीलिए मुझे बताना पड़ा। जू का चेहरा सख्त हो गया। तो उसे पता है कि मैं कौन हूँ? हाँ, और उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या वो सच में मेरी मॉम से प्यार करता है? जू चुप हो गया। वो सही है, मैं इतने साल उसके साथ नहीं था, मैं उसका पिता बनकर नहीं रहा। उसकी आंखों में नया संकल्प उभरा, अब से मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उधर युआन टैंग को एक शॉर्ट टर्म किराए की जगह पर ले गई। क्या हम फिर से जगह बदलेंगे? टैंग ने उदासी से पूछा। युआन ने मुस्कुराकर कहा, समुद्र के पास चले? तुम तैर सकोगे, सीपियां जमा करोगे। लेकिन टैंग ने सिर हिला दिया। आखिर उसने धीरे से कहा, मॉम, अभी इस शहर को मत छोड़ो। युआन का दिल पिघल गया। वो उसे पीठ पर उठाकर अंदर ले गई और फिलहाल यहीं रुकने का फैसला किया। रात में सामान रखते हुए उसे विल दी हुई अपनी पुरानी फोटो मिली। उसने सोचा जू शायद उसे भूल चुका होगा, पर फोटो फेंकते फेंकते उसने खुद ही पकड़ ली। इतना घमंड मत करो, मैं इसे सिर्फ अपने बेटे की याद के लिए रख रही हूँ, उसने खुद से कहा। आधी रात को वो होटल ऑफिस से कुछ जरूरी सामान लेने पहुंची। लॉकर खोलकर चीजें निकाली और बाहर जाने लगी। तभी दरवाजा खुलते ही वो जम गई। जू सामने खड़ा था। मुझे पता था तुम यहाँ आओगी, उसने कहा। युआन भागने की कोशिश करती है लेकिन जू उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। अब भी भाग रही हो? उसने पीछे से पकड़े हुए पूछा। गुस्से में युआन बोली, वांगफुट जट, तुम ही थे जिसने मुझे जाने को कहा था। टैंग कहाँ है? जू ने गंभीर आवाज में पूछा। तुम्हें जानने का हक नहीं, उसने तीखे स्वर में कहा। वो मेरा बेटा है, जू ने दृढ़ता से कहा। सिर्फ इसलिए कि तुमने बीज दिया था तुम उसे मुझसे छीन लोगे? उसने गुस्से से जवाब दिया। जू बोला, मैं उसे तुमसे अलग नहीं करना चाहता, बस एक पिता की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। वो छूटने के लिए संघर्ष करती है, सिर से उसकी ठोड़ी पर वार करती है और भागने लगती है, लेकिन जू फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, वो चिल्लाती है और उसके पेट पर मुक्का मारती है। इस बार जू बचता नहीं, पीछे लड़खड़ा जाता है। तुमने बचाव क्यों नहीं किया? वो हैरान होकर पूछती है। जू उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम जिंदगी भर मुझसे छुपती रहोगी? कोई सफाई नहीं दोगी? युआन की आंखें सख्त हो जाती हैं। वो अचानक चाकू निकालकर उसके गले पर रख देती है। नहीं, क्योंकि हर बात समझाई नहीं जा सकती, वो ठंडे स्वर में कहती है। जू का चेहरा नहीं बदलता। तो रुक जाओ, वो धीरे से कहता है। मुझे अतीत की परवाह नहीं, लेकिन अब जब तुम और टैंग यहाँ हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। टैंग को एक पिता की जरूरत है। एक पल के लिए युआन का इरादा डगमगाया, लेकिन उसने दांत भींच लिए और चाकू और करीब कर दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी? उसने हल्की कांपती आवाज में पूछा। अभी वो अपने जज्बातों में नहीं बह सकती थी, वरना सब बिगड़ जाता। जू बिना डरे आगे बढ़ा और खुद ही ब्लेड को अपनी त्वचा के और पास ले गया। अगर यही करना है तो करो, उसने दृढ़ आवाज में कहा। उसकी जिद देखकर युआन का हाथ कांप गया। झुंझलाकर उसने उसे धक्का दिया और अचानक चाकू खुद की गर्दन पर रख लिया। मुझे जाने दोगे या नहीं? उसने ठंडे स्वर में कहा। उसे नीचे रखो, जू घबराकर आगे बढ़ा। तो मुझे जाने दो, उसने चाकू और कसकर पकड़ते हुए कहा। कुछ पल की भारी खामोशी के बाद जू पीछे हट गया और दरवाजा खोल दिया। ठीक है, तुम जा सकती हो। युआन धीरे धीरे पीछे हटी। मेरे पीछे मत आना जू, अगर आए तो तुम टैंग को कभी नहीं देख पाओगे।
ये कहकर वो रात में दौड़ती हुई चली गई। जू वहीं खड़ा रह गया, बेबस और गुस्से से मुट्ठियां भींचे। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ी, वही चीज़ जिसे लेने के लिए युआन आई थी, लेकिन जल्दबाजी में छोड़ गई। उसने उसे उठाया और सोच में पड़ गया, आखिर क्या इतना ज़रूरी था। उधर घर में युआन डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी वही चीज़ भूल आई थी। शायद जब मैं उसकी पकड़ से निकल रही थी तभी गिर गई होगी, उसने सोचा। मम्मी, किसने आपको गुस्सा दिलाया? टैंग ने पूछा, हालांकि वो जवाब जानता था। युआन अचानक खड़ी हो गई। मुझे बाहर जाकर नौकरी ढूंढनी है, तुम यहीं रहो। पर मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, यहाँ करने को कुछ नहीं है, ना ब्रश है ना किताबें, टैंग ने शिकायत की। युआन ने उसे घूरा। क्या तुम भी उसकी तरह मुझे परेशान करने लगे हो? टैंग शरारती मुस्कान के साथ बोला। वो कौन है मॉम? बिना जवाब दिए युआन कमरे में गई और कागज़ व रंगीन पेंसिल लेकर आई। लो, इससे खेलो। टैंग ने सामान लिया, फिर अचानक पूछा, मॉम, आप मुझसे प्यार करती है ना? बिल्कुल करती हूँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं कुछ ऐसा करूं जो आपको पसंद ना हो तो? युआन उसके सामने घुटनों पर बैठी और उसका गाल सहलाया। जो भी हो, मॉम हमेशा तुमसे प्यार करेगी, लेकिन अगर तुम गलती करोगे तो सज़ा भी मिलेगी, समझे? टैंग संतुष्ट होकर सिर हिलाया। युआन उसके बाल सहलाकर बाहर निकल गई। चलते हुए उसने खुद को समझाया, हार्ड डिस्क पासवर्ड से सुरक्षित है, वो आसानी से कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही युआन गई, टैंग खिड़की के पास खड़ा होकर फ़ोन मिलाने लगा। हेलो, क्या कॉल हुआंग फू जू को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? उधर होटल में विल ने इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव जू को दी। सर, इसमें इनक्रिप्शन है, अगर ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की तो फाइल्स खराब हो सकती हैं। जू ने गहरी सोच में उसे देखा। इतना जोखिम उठाकर लाई थी, ज़रूर कुछ महत्वपूर्ण है। तभी विल का फ़ोन बजा। टैंग? वो चौंक गया। जू तुरंत फ़ोन लेकर बोला, टैंग, तुम कहाँ हो? टैंग की आवाज़ शांत थी। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आप सच में मेरी मॉम से प्यार करते हैं? हाँ, जू ने बिना हिचक जवाब दिया। टैंग बोला, उनका गुस्सा खराब है, वो खाना नहीं बना पाती और कभी-कभी बच्ची जैसी हरकत करती हैं। फिर भी? जू हल्का मुस्कुराया। सच्चा प्यार हर कमी के साथ होता है। टैंग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने मॉम को इसी शहर में रुकने के लिए मना लिया है। अब देखना, आप हमें ढूंढ पाते हैं या नहीं। और अभी मैंने आपको डैड नहीं माना है। जू मुस्कुराया, जल्दी ही मानोगे। 3 दिन में ढूंढ लिया तो इनाम मिलेगा। टैंग ने कॉल काट दी। तीसरे दिन युआन को नई नौकरी मिल गई, एक क्लब में फिटनेस इंस्ट्रक्टर की। वो ट्रेनिंग रूम में दाखिल हुई तो जम गई। उसका प्राइवेट क्लाइंट कोई और नहीं, जू था। वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने रास्ता रोक दिया। तुम्हारी चीज़ वापस करनी है, जू ने हार्ड ड्राइव दिखाते हुए कहा। मुझे दे दो, उसने सख्त आवाज में कहा। पहले बात तो अगर टैंग के पिता होने की बात है तो भूल जाओ, उसने साफ कहा। जू शांत रहा। तो एक डील करते हैं, 1 महीने मेरे साथ काम करो, शूट खत्म करो, फिर ये वापस। युआन कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद हमें कभी परेशान नहीं करोगे। डील। बात खत्म होते ही जू ने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा किस किया। युआन झटके से पीछे हट गई। ट्रेनिंग शुरू हुई। वो उसे जानबूझकर मुश्किल एक्सरसाइज करवाती रही, लेकिन जू मुस्कुराता रहा। अचानक उसने उसका हाथ पकड़कर पास खींचा और उसके माथे पर हल्का किस कर दिया। तभी पीछे से आवाज आई, मम्मी! टैंग अंदर आ गया। युआन तुरंत अलग हो गई और जू को एक्सरसाइज जारी रखने को कहा। टैंग हंसते हुए बोला, मम्मी, आप जू अंकल को क्यों परेशान कर रही हैं? जू हंसा, आओ मेरी पीठ पर बैठकर ट्राई करने। टैंग की आंखें चमक उठी। युआन ने इजाजत दी और टैंग उसकी पीठ पर बैठ गया। एक्सरसाइज करते हुए टैंग मन ही मन सोच रहा था, डैड बहुत स्ट्रांग है। क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ? उसने पूछा। विल ने बताया कि टैंग की बातों से पता चला है कि वे लोग उसके 3 साल के होने से ही इसी शहर में रह रहे हैं और मिस युआन के ज्यादा करीबी दोस्त भी नहीं हैं। जू ने सोचते हुए सिर हिलाया और अगले दिन टैंग को लेने का आदेश दिया। अगले दिन डायनेस्टी होटल में टैंग आत्मविश्वास से चलता हुआ आया। उसका स्टाइलिश लुक बिल्कुल अपने पिता जैसा लग रहा था। युआन पास खड़ी मुस्कुराकर उसे देख रही थी कि अचानक लाइट चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। घबराकर युआन उसे ढूंढने दौड़ी, तभी धीमी धुन बजने लगी। उसने मुड़कर देखा, कोई पियानो बजा रहा था और टैंग खूबसूरत केक लेकर सामने आ गया। हैप्पी बर्थडे मॉम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। युआन की आंखें भावनाओं से भर गई। टैंग ने जू की तरफ इशारा किया। ये सब अंकल जू ने प्लान किया था। जू पियानो बजाते हुए उसे देख रहा था और उनकी नजरें मिलते ही युआन के गाल लाल हो गए।
टैंग के कहने पर युआन ने केक काटा और मन ही मन अपने बेटे की खुशियों की दुआ मांगी। तभी जू पास झुका और अगले ही पल जू और टैंग दोनों ने उसके गाल पर किस कर दिया। सबकी नजरों के बीच जू ने उसका हाथ पकड़कर केक कटवाया। युआन ने हल्के गुस्से में केक का पहला टुकड़ा उसके चेहरे पर लगा दिया, ये जानते हुए कि उसे साफ सफाई का कितना ख्याल रहता है। सबको लगा वो नाराज होगा, लेकिन जू ने शांत होकर क्रीम चख ली और बोला, अच्छा है। फिर उसने युआन को पास खींचकर उसके होठों के पास लगी क्रीम साफ की और उसे गहराई से किस कर लिया। पूरा हॉल खामोश हो गया। जू ने बस इतना कहा कि वो ये सब सिर्फ इसलिए सह रहा है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। बाद में टैंग ने बताया कि जू ने उसके लिए खुद एक ड्रेस डिज़ाइन की है। टैंग की जिद पर वे डिनर के लिए निकलने लगे, तभी श्याओ आ गया और युआन से मदद की बात करने लगा। जू ने ठंडे अंदाज में बीच में आकर कहा कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। युआन ने जानबूझकर श्याओ को भी डिनर में बुला लिया, जिससे जू थोड़ा असहज हो गया। कार में जू और श्याओ के बीच हल्की नोकझोंक हुई। दोनों एक दूसरे की सच्चाई टटोल रहे थे। रेस्टोरेंट में अचानक शिंग किंग भी आ गई, जिससे माहौल और उलझ गया। बाहर जाकर श्याओ ने शिंग किंग से साफ कहा कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता। शिंग किंग आहत होकर वहीं रह गई। डिनर खत्म होने पर युआन टैंग को लेकर जाने लगी, लेकिन जू ने जाते जाते उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया। घर लौटते वक्त युआन को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, मगर आसपास कुछ नहीं था। अगले दिन लॉन्च इवेंट के लिए टैंग ने उसे स्टेज पर साथ चलने को कहा। पहले तो युआन ने मना किया, मगर उसकी मासूम जिद के आगे हार मान ली। टैंग ने उसे एक बॉक्स दिया, उसका बर्थडे गिफ्ट। अंदर एक बेहद खूबसूरत ड्रेस थी, जो पहनने पर उसे और भी शानदार बना रही थी। तभी अनाउंसमेंट हुई कि शो शुरू होने वाला है और उसी समय जू भी शार्प सूट पहनकर वहां पहुंच गया।